हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में यदि आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं पार्थ दास और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल का दूसरी चैप्टर वन एवं वन्य जीवन संसाधन, है ना। तो ये भूगोल का जो विषय है ये बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे अब IAS या IAS UPSC JPSC PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ से बहुत सारे जैसे टेट वगैरह भी हुआ उसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये NCERT बुक से तो शुरू करते सबसे पहले वन एवं वन्य जीव, है ना। वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी यहाँ पूछा गया संसाधन पूछा गया। क्या पूछा गया है कि संसाधन, आपको पता है संसाधन क्या होता है। तो वन एवं वन्य जीवन यानी जो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है वे संसाधन किस प्रकार से है ना, हमारे लिए संसाधन किस प्रकार से है, यानी हमारी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरी करती है। यहाँ पर पूछा गया कि नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। वो नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे। समीर का मतलब होता है यहाँ पे हवा, है ना, करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दे। यह स्रोत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत है ना। ये एक गीत है, लोक संगीत, जो पश्चिम बंगाल में गाए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर कि इस ग्रह पर सूक्ष्म जीव, जीवाणु यानी सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जो पानी में पाए जाते हैं से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हम खेतीबाड़ी करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो वन जंगल है ये क्या करते हैं, यानी जो हमारा वायुमंडल है ना, इसको क्या करते हैं, शुद्ध बनाए रखता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीव जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। जाते हैं, यहाँ पूछा गया है भारत में वनस्पति और प्राणी जात, है ना। भारत में वनस्पति और प्राणी जात यानी वनस्पति क्या हो गए, ये पेड़ पौधे जहाँ जंगल है वनस्पति हो गए, और प्राणी जाति यानी कोई भी पशु, मनुष्य, जीव जंतु, ये क्या है, प्राणी जात। यदि आप आसपास पर नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत
जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संस्थानों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारी है ना धारियों को लुप्त, यानी स्तनधारी जीव किसे कहते हैं, जो चौपाई जानवर है, मनुष्य है या पशु जो है, जिससे ना स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियों तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख है ना, पहाड़ी कोयल, गुलाबी सिर वाली बत्तख का जो है ना बहुत सारे लुप्त हो चुके हैं। और क्या है ये, रेड डेटा बुक में इसका नाम भी दर्ज हो गए हैं। और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधु का इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म और हुबररिया हेप्टा न्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाली प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना, के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लुप्त होते वन है ना, ऐसे जंगल हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, जंगलों कटाई हो रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, कल कारखाने है ना, जंगलों कटाई वो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव वन है ना यानी 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों का क्षेत्रफल 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीर और कृंतक। ये जो पेड़ पौधे हैं क्या ये अभी जीवित रहेंगे ना, ये लुप्त होने का बहुत ही कम चांस है। रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ,
भारतीय जंगली गधा, गैंडा, यानी गैंडा दो प्रकार के होते हैं, एक सींग वाला गैंडा होता है और दो सींग वाला गैंडा ना, ये खासकर असम में पाए जाते हैं। शेर पूंछ वाला बंदर है ना, शेर पूंछ वाला, शेर शेर पूंछ वाले बंदर, सगाई संगाई यानी मणिपुरी हिरन जिसको बोलते हैं, मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। सुभेद्य जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। अब देखते हैं यहाँ पे दुर्लभ जातियाँ है ना, इन जातियों की दुर्लभ जातियाँ मतलब होता है जो बहुत ही मुश्किल से जिसका पाया जाता है ना, इस प्रकार का दुर्लभ जाति बोलते हैं। दुर्लभ बहुत ही मुश्किल से जिसका है ना दर्शन होता है या पाए जाते हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे स्थानिक जातियाँ, जान लेते हैं स्थानिक जाति यानी कुछ विशेष क्षेत्र में या कुछ प्रजाति पाए जाते हैं ना। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण है। यानी मिथुन एक प्रकार का गाय है, क्या होता है ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं विशेषकर, जैसे बंगाल टायर ये बंगाल में पाए जाते हैं। ये गेंडा, एक सींग वाला गेंडा ये जो है ना असम में पाए जाते हैं। तो ये हो गया स्थानिक जातियाँ, यानी किसी विशेष क्षेत्र में यानी उसकी जो जलवायु है उसके हिसाब से उसका उपलब्धता होती है, उससे कहते हैं स्थानिक जातियाँ। लुप्त जातियाँ, लुप्त का अर्थ होता है जो गायब हो गए है ना, जो धीरे खो गए हैं, वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। एशियाई चीता कहाँ चला गया, सवाल यह है यहाँ पे कि एशियाई चीता कहाँ चला गया ना। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, यानी चीता बहुत ही तेज दौड़ता है। इसकी जो गति होती है वो लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ती है। बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। ये 112 किलोमीटर बताया गया है, यहाँ पे हम 240 बताए हैं, प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, चीता एक तेंदुआ होता है। तेंदुआ अलग हुआ, वो भी एक बाघ जाति में आता है, तेंदुआ अलग हुआ, तेंदुआ होता है। चीते का विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक, नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा काला सा निशान होता है ना। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता के कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले यानी 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर एवं वन एवं जीवन है ना
अब यहाँ देखेंगे दिया है हमें लकड़ी, छाल, पत्ती, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है, यानी अधिक मात्रा में इसका दोहन किया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन में क्या लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, है ना। कृषि यानी खेती बाड़ी में, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन संरक्षण सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रीय विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती करते थे। झूम की खेती अथवा सेलेस और बर्न खेती करते थे ना। खेती के चलते वनों की कटाई होती। आपको बता दें कि झूम की खेती क्या होता है ना, यानी खेतों को जो जमीन पड़ती ज़मीन होती थी वहाँ पे जंगल घास फूस निकलते थे, उसको जलाया जाता था। यानी पेड़ों को काट के, या जो वहाँ पे पौधे या जंगल होते थे उसको काट के जला देते थे। जलाने के बाद वहाँ का जो राख है ना, जले हुए लकड़ियों के जो राख होते थे वो मिट्टी में मिल जाते थे और फिर वहाँ खेती की जाती। इसको झूम की खेती कहा जाते थे। झूम की खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य, है ना, की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। सिर्फ दक्षिण भारत में क्या होता है, सागवान के पौधे लगाए जा रहे हैं, तो बाकी जो पौधे हैं नीम और बहुत सारे वगैरह है, साल है और भी बहुत सारे जो पौधे हैं उसका कमी हो रहा है ना, उसमें कमी आ रहे हैं। प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं ना। और हिमालय में चीर पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी, पशु चारण
और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई का मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अभी के टाइम में तो क्या लोग लकड़ी कम जला रहे हैं, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली उपकरण से खाना पकाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान पदार्थों खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। हिमालयन यव संकट में हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है ना। या सदाबहार का अर्थ होता है ऐसा वृक्ष है ना जिसमें 12 के 12 महीना है ना, यानी साल भर वहाँ पे पौधे उगते रहते हैं ना। ये पौधे यानी पौधे में पेड़ क्या है, पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते निकलते रहते हैं, उसे सदा यानी साल भर वो हरा भरा रहता है, इसलिए सदाबहार वृक्ष कहते हैं। एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों आप यहाँ देख सकते हैं शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हैं। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं ईंधन के लिए। और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाएं विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। जो हाँ यव के पेड़ थे वो सूखने लग गए हैं ना, या बहुत सारे सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन, क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र
प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ों पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। वन और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वन और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन साधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस परिस्थिति में गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास यानी कमी है ना के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी जो हमारा ये वायुमंडलीय है ना, यानी जो इसका जो वायुमंडल में जो गैस को मात्रा है वो अनुकूल बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण यानी रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले
कह चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष प्राणियों को रक्षण प्रदान करना पड़ा था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। ये देख सकते हैं, ये क्या है, एक सींग वाला मगरमच्छ है, ये कीचड़ में ज़्यादा रहता है ना। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, ये राजस्थान में पाया जाता है, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ, ये हिमाचल प्रदेश है ना, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया है। बाघ परियोजना, वन्य जीवन संरचना में बाघ, टाइगर है ना, यानी टाइगर को बाघ कहते हैं, एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की जनसंख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 18,027 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में उद्योग प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जीव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियर बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ गैंडा और हिरन है ना, देख सकते हैं। काजीरंगा कहाँ पे, असम में पाया है ना, असम में एक चिड़ियाघर है ना। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा सकती रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण है ना।
तो जो जंगल में रहने वाले जीव थे और जो जंगल थे उसके जो संसाधन थे ना वो संसाधन के रूप में थे, और उसका प्रकार क्या क्या है ना संसाधन थे और उसका वितरण किस प्रकार से किया गया है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधन को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के नजरिए सरकार के प्रबंधन में विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये क था आरक्षित वन है ना। अब यहाँ देखिए ख नंबर रक्षित वन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ग नंबर अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी है ना, जो महंगी लकड़ियाँ होते, साल होते, सागवान होते हैं, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार
नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवार जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति से प्रकृति की पूजा है ना, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमारी रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी और को छोड़कर करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका रक्षण करता आ रहे हैं। छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियों के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। इनमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव है ना, एक गांव है बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने से ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय लोग पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदान ने लिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका
महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षणित वनों के बचाव, क्षणित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षणित वनों के बचाव के लिए कार्य करता रहा और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे कुछ सवाल दिया है, तो सवाल को देख लेते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न एक में दिया है, ये प्रश्न है 1 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जाति के ह्रास के सही कारण है? कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन की लकड़ीकृत करना, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। बताया कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है? वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, बताया कौन सा कारण नहीं है ना। अच्छा, 2 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा संरक्षित तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त